अगर बाबा साहब ने संविधान ना दिया होता तो मुलायम सिंह जी जैसे लोग ऊपर आ ही ना पाते। डिम्पल जी ने ना तो वहाँ चेहरा दिखाया, ना कोई विकास में योगदान किया, ना लोकसभा में उन्होंने कभी मैनपुरी की बात उठाई। और जो वोट बैंक की राजनीति, सबसे बड़ी बात सपा ने करने की कोशिश की, आज उसको नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और बहू ने मुझे मेरे ही घर से, जो मैंने अपने पैसे से अपने नौकरी में बनाया, जाजमऊ में एक जगह उनका घर था, मुझको निकाल दिया है और हम लोग घर जाते हैं तो हमें मार के भगा देते हैं। और ये मुख्तार अंसारी के पास तो जाते हैं उनके शव को सम्मान देने के लिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी को सम्मान देने की इनको चिंता नहीं हुई। मंत्री जी, जनसत्ता संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। क्या चल रहा है इस समय चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत जोरदार चल रहा है, गर्म भी चल रहा है और भाजपा के लिए बहुत मीठा भी चल रहा है। पहले 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ, अभी मुझे लगभग सभी जगह जाने का मौका मिला और जैसा जबरदस्त जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, नया वोट, नए लोग बहुत जुड़े हैं। और दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां अलग अलग बिल्कुल हैं, तो समीकरण भी भाजपा के, मोदी जी के पूरे फेवर में है। और साथ साथ जो जुड़ाव है विकास की वजह से, गरीबों को, अनुसूचित जातियों को जोड़ा गया है, वो भी बहुत बड़ा नया वोट बीजेपी के साथ में इस बार जुड़ता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है सर, कितनी सीटें मिल जाएंगी इस बार बीजेपी और देश में, मतलब एनडीए को? मुझको लगता है कि जो 80 में से 80 का टारगेट है, वो आसान टारगेट नहीं है, लेकिन असंभव टारगेट भी नहीं है और उसी पे काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि 80 में से 80 सीटें निश्चित रूप से मिलेंगी। 2-1 सीटों पे थोड़ी प्रतियोगिता तेज होगी, होनी भी चाहिए, और 80 में से 80 निश्चित रूप से मिलेंगी हमको। और इन 80 का शीर्ष स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे 400 में योगदान होगा और 400 सीटें हम लोग वहां भी प्राप्त करने में सफल होंगे। जो आपने कहा 2-1 सीटों पे फाइट होगी, वो ऐसी आपकी निगाह में कौन सी सीटें हैं जिन पे फाइट होने की संभावना है? जी, 2-1 सीटें जो हो सकती हैं, मैनपुरी मुझे लगता है जरूर फाइट होगी, आजमगढ़ में फाइट होगी, या मैनपुरी में डिम्पल निकल ही जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल अलग स्थिति होगी, क्योंकि जो नया जुड़ाव भाजपा के साथ में बहुत बड़ा हुआ है, मोदी जी की योजनाएं जो हैं, जो बाई इलेक्शन था उसकी स्थिति अलग थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था, कुछ सहानुभूति भी उस समय थी, पर इस बार बड़ी साफ साफ लड़ाई है, कोई सहानुभूति वाली बात नहीं है। चुनाव को 1 सवा साल हो गया है, उसमें डिम्पल जी ने ना तो वहाँ चेहरा दिखाया, ना कोई विकास में योगदान किया, ना लोकसभा में उन्होंने कभी मैनपुरी की बात उठाई। तो आज चुनाव बिल्कुल अलग चल रहा है और जो वोट बैंक की राजनीति, सबसे बड़ी बात सपा ने करने की कोशिश की, आज उसको नकार दिया गया। आज क्या मुस्लिम, क्या यादव, कोई जाति धर्म आप नाम लीजिए, हर व्यक्ति, हर परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब लोग को, जो सबका साथ सबका विकास है, वो जमीन पे उतरा है, हर गांव में, हर मोहल्ले में उतरा है। सर, आपने सपा संस्थापक मुलायम सिंह जी का नाम लिया। मुलायम सिंह जी में और अखिलेश यादव जी में आप क्या अंतर देखते हैं? मतलब मुलायम सिंह के जमाने की जो समाजवादी पार्टी थी, उसका एक अलग रुतबा था यूपी में। अब अखिलेश जी की जो पार्टी, मतलब अखिलेश जी की पार्टी तो एक ही है, लेकिन अखिलेश जी लीड कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आदरणीय मुलायम सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पूरा प्रदेश सम्मान करता है। उनकी नीतियों से हम विरोध करते थे जब वो जीवित थे, लेकिन आज हम केवल सम्मान ही करते हैं उनका। सबसे ज्यादा किस बात के लिए? वो धरती पुत्र थे, किसान पुत्र थे, जमीन से जुड़े हुए थे और इन बातों को समझते थे। उनकी सबसे बड़ी बात लोग क्या याद करते हैं? भीड़ से भी नाम पुकार करके लोगों को बुला लिया करते थे और उनको सम्मानित करते थे, उनको प्यार देते थे। अखिलेश जी जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। वो आज नेता हैं, मुख्यमंत्री बने, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए क्योंकि वो मुलायम सिंह जी की संतान है। ये बहुत गलत बात है। लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने ऐसे नहीं की थी कि यहाँ पे कोई राजशाही होगी, कोई डायनेस्टी होगी जो ऐसे चलेगी। यहाँ पे अगर बाबा साहब ने संविधान ना दिया होता तो मुलायम सिंह जी जैसे लोग ऊपर आ ही ना पाते। जो राजे रजवाड़े थे वही लोकतंत्र के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। तो ये गलती समाजवादी पार्टी ने की कि किसी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाते जो धरती से जुड़ा हुआ होता, वो ना करके केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाया। और जिस जिस पार्टी ने ऐसा किया, उनके पतन का रास्ता वहीं से खुल गया। कारण अखिलेश जी जमीन से जुड़े हुए हैं नहीं,
तो इधर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, ज़मीन की नब्ज़ भी है, हम सर्वे भी कराते हैं, हम फ़ोन से भी पूछते हैं, पूरा संगठन फीडबैक देता है, अनुषांगिक हमारे संगठन फीडबैक देते हैं, तब जाकर के हम लोग निर्णय लेते हैं। अखिलेश जी ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम फैला रही है। इस पे आपका क्या कहना है? इसका ठीक उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी हर मोहल्ले में जाती है वोट मांगने, हर घर में वोट मांगने जाती है। कुछ ऐसे समूह भी हो सकते हैं जिनको हम अगर बूथ के आंकड़े देखें तो हमें एक वोट नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी जाते हैं वहां पे मांगने। हो सकता है इस चुनाव में हमको ना वोट मिले, अगले बार मिलेगा। वोट मांगना, वोटर बनाना एक दोस्त बनाने की तरह होता है, ऐसा हम समझते हैं। इसके विपरीत जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो तो अखिलेश जी कर रहे हैं। उन्होंने पीडीए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि मुझे केवल 3 समूह चाहिए, पिछड़ा, दलित और ए से शायद अल्पसंख्यक। क्या आपको सवर्ण का वोट नहीं चाहिए? क्या आपको किसी और तबके का वोट नहीं चाहिए? क्या आप अगर जीत गए, फर्ज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, वैसे तो जीतना संभव ही नहीं है, तो आप क्या केवल इन 3 की बात रखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। जो लेकिन वो सर ये कहते हैं कि जो पीडीए है, मतलब इनको उस तरह से वैल्यू नहीं दी गई जिस तरह से इनको मिलना चाहिए था, इसलिए हम पीडीए की बात कर रहे हैं। अब उनकी इसके पीछे बड़ी राजनीतिक हो सकती है क्योंकि ओबीसी वोट बैंक ज्यादा है। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी से जब कोई पूछता है कि आपने क्या काम किया, खुद ही बताते हैं। तो बार बार क्या बताते हैं वो कि मैंने हाईवे बनाया, मैंने लखनऊ में रिवर फ्रंट बना दिया, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बताते हैं। हाईवे किसकी ज़मीन ली गई? जो साइकिल पे चलता था उसकी। उस पर दौड़ता कौन है? जो जर्मनी की 3 करोड़ की बड़ी हुई गाड़ी में वो कहता हाँ हाईवे बड़ा अच्छा है, मैं इस पर चलता हूँ। तो आपको चिंता किसकी थी? जो साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति किसान है उसकी थी, या उसकी ज़मीन लेकर के 2 करोड़ वाले की गाड़ी वाले के लिए एक ऐसा हाईवे बना दो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक का हो? इसके विपरीत भाजपा ने क्या किया? हाईवे भी बनाए, एयरपोर्ट भी बनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमारे नंबर 2 पे है। हमारा पहला प्रोजेक्ट, नंबर 1 का हमारा प्रोजेक्ट है, हमने 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिया। हमने मेडिकल की चिंता की, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की गारंटी मोदी जी ने ली। आयुष्मान कार्ड 36 करोड़ परिवारों व्यक्तियों को हमने दिया। इस बार जितने बुजुर्ग 70 वर्ष की उम्र के हैं, चाहे जिस आयु के हों, जिस जाति के हों, मोदी जी ने गारंटी ली है संकल्प पत्र में कि आपको हम आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था देंगे। ये होता है विकास। और एक हाईवे या एक रिवर फ्रंट देखने में अगर बन जाता तो बड़ा खूबसूरत होता, लेकिन इतना वो भ्रष्टाचार हुआ कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन क्या वो पीडीए के लिए बना रहे थे? लखनऊ को 5 स्टार सिटी बनाने से पीडीए का कोई फायदा होगा? पीडीए का फायदा अगर देखें तो सही मायने मोदी जी ने किया। और मैं पीडीए तो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, जो मोदी जी ने कहा गरीब का, किसान का, महिला का, युवा का, इनको लाभ देने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने चिंता की। आज़ादी के इतने साल बाद पहली बार मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि हमारी बहनें शौच के लिए कहाँ जाएंगी। आपको भी याद होगा, आज से कुछ साल पहले शर्म आती थी हम लोग को, ये संध्या काल आप अगर किसी सड़क पे निकल जाइए तो आप बहनें आपको जमीन पे बैठी हुई मिलती थी, गाड़ियों की हेडलाइट देके खड़ी आती थी। मतलब इससे ज़्यादा शर्मिंदगी किसी की क्या हो सकती थी? और क्या इसको बदलना इतना मुश्किल था, इतना असंभव था? नहीं, मोदी जी ने एक संकल्प लिया और उन्होंने हर परिवार को शौचालय दिया। आज किसी बहन को खेत में या कहीं जाना पड़ता है? किसी बुजुर्ग को या किसी को नहीं जाना पड़ता है। युवा भी, मतलब स्नान, शौचालय, ये सब तो निजता के साथ होने ही चाहिए। और मोदी जी ने ये डिग्निटी ऑफ लाइफ जो उन्होंने इस बार के संकल्प पत्र में कहा, सबको दी है। लेकिन जैसे सर आप बता रहे हो, और ये मोदी जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष ठीक इसको उलट आरोप लगाता है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में जाते हैं। पता नहीं बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें डालते हैं और दूध की तरह साफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत आप देखें, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मुझे इसमें 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो ये कि 2014 में जो वोट पूरे देश ने मोदी जी को दिया, उसमें कई वादे थे उसमें, लेकिन सबसे बड़ा वादा था जो मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे
उनके विरुद्ध जांचें हुई, उनके विरुद्ध आज कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई ऐसा नहीं कि केवल सीबीआई अपने आप कर लेती है, ईडी कर लेती है। मैं पुलिस में रहा हूँ, यही विपक्ष आरोप लगा रहा है। मैं उसका हाल बता रहा हूँ आपको। मैं पुलिस में रहा हूँ, मैं विवेचना को समझता हूँ खूब अच्छे से। आप नाम नहीं ले रहे, बट मैं नाम लेता हूँ। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, एक शराब की जो पॉलिसी थी उसके लेके एक आरोप लगा, एक घोटाला का आरोप लगा। उसमें ईडी ने, सीबीआई ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें इनको गिरफ्तार किया, इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय देखता है कि इनके खिलाफ सबूत क्या है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने पाया हाँ इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, तभी इनको उन्होंने जमानत नहीं दी, उनको जेल भेजा। अब उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन डाली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने एक लंबा ऑर्डर जारी किया, मैंने पढ़ा। उसमें उन्होंने पूरी बात दोनों पक्षों की सुनी और कहा कि इसमें तो पर्याप्त आधार है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इसलिए इनको बेल नहीं दी जाती है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, वो वहां भी जरूर जा रहे होंगे। वहां पे उनको पता है क्योंकि इस आधार पे नहीं मिलेगी तो एक मेडिकल आधार बनाने पे जुटे हैं। जलेबी खा करके, जो भी मीठा खा के वो अपना डायबिटीज बढ़ा रहे हैं, जिससे कि मेडिकल आधार पे उनको बेल मिल जाए। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जो पुलिस, ईडी, सीबीआई कार्रवाई करती है वो अपने दम पे नहीं करती है, वो तो कोर्ट के दम पे करती है। जो भी अधिकार हैं वो कोर्ट के हैं और बेल होगी नहीं होगी, सजा होगी, छूट जाएंगे, ये न्यायालय निर्णय करेगा। तो अभी तो हम लोग केवल बेल की बात कर रहे हैं, अभी ट्रायल शुरू हो रहे हैं। इनमें ट्रायल में सजाएं होंगी, लोग जेल जाएंगे, चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित होंगे। और दूसरी जो मैं बोला था, सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, जो एमपी एमएलए कोर्ट बनाए गए हैं, ये एक बड़ी निष्पक्ष व्यवस्था है और राजनीति में शुचिता लाने के लिए है। मैं विधायक हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे खिलाफ मुकदमे हैं तो पहले मैं अपने मुकदमे जल्दी से जल्दी निपटाऊं, फिर मैं जाकर के चुनाव लड़ूं। अन्यथा ज्यादातर ऐसे जो दागी नेता थे वो अपने मुकदमों को विलंब करते रहते थे। अब आपने अपना ही जिक्र कर लिया, ये बताइए, बड़ा दिलचस्प सवाल है और हर कोई जानना भी चाहता है। मेरे साथ के जितने लोग भी हैं उन्होंने भी कहा कि जब आप मंत्री जी का इंटरव्यू लेना तब ये सवाल जरूर करना, जरूर कि मतलब इतने अच्छे पद पे सर आप थे, पुलिस कमिश्नर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, क्या आपको कमीशन पद रास नहीं आया जो आप मतलब विधायक बनने मंत्री बनने के लिए आ गए? इतनी अच्छी हाई सिक्योरिटी रहती है, सारी सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, अपना एक रौला होता है, तो इसके बारे में सर बताइए जरा। पहली बात तो रौला या दबंगई, और अब इस समय आपके पास आपने सिक्योरिटी भी नहीं ली है, आवास भी नहीं लिया है, ये बड़ा सवाल है सर। ये बता रहा हूँ, जो रौला दबंगई और ये सब चीजें हैं, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ चीजें हैं। जब मैं पुलिस में भी था तो मेरे पिताजी पुलिस में थे, उनसे मुझे संस्कार मिले और अच्छे डीजीपी रहे जी और अच्छे पुलिस अधिकारियों से संस्कार मिले कि ये जो एक और नया शब्द आ गया ना, भोकाल जी, ये लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। मुझे कन्नौज के मित्रों ने विधायक चुना है, क्या इसलिए चुना है कि मेरे आसपास 10-12 वर्दीधारी बंदूकधारी हों? उससे क्या संदेश जाता है? संदेश जाता है कि ये बहुत असुरक्षित व्यक्ति हैं या इनको बहुत खतरा है। तो मुझे तो ऐसा कोई खतरा है नहीं, और मेरे आसपास अगर बंदूकधारी होंगे तो जो जिनकी सेवा के लिए मैं आया हूँ वो तो डर जाएंगे, वो मेरे पास आएंगे नहीं। जब मैं पुलिस में भी था, हालांकि मैं स्वयं बॉडीगार्ड रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड रहने का सौभाग्य मुझको मिला। कमांडो टीम्स बनाई मैंने प्राइम मिनिस्टर सर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ 2004 से 2008, जो इनके साथ सुरक्षा का अंदरूनी घेरा होता है जिसको क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं। कौन से कितने लोग थे सर उस टीम में? उस टीम में 22-23 लोग करीब होते हैं, मतलब उसमें जो उनका अंदरूनी घेरा होता है, जो मेन बॉडीगार्ड्स होते हैं और गाड़ियों के ड्राइवर्स होते हैं, जो एक छोटी टीम होती है जो हमेशा उनके साथ रहती है। वैसे तो एसपीजी बहुत बड़ी संस्था है, बट उसमें से एक क्लोज टीम बनाई जाती है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं उसको। तो उसके चीफ के रूप में काम करने का मौका मुझे मिला। तो इस बात को मैं बहुत चीज़ समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो वीआईपी सिक्योरिटी है, बॉडीगार्डिंग है, वो बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ, कमांडोज के साथ नहीं होना चाहिए। जिसको खतरा भी है तो वो ऐसी सिक्योरिटी होना चाहिए जो किसी को पता ही नहीं चले, दिखे ही ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मर्ज कर जाए आसपास, ऐसी सिक्योरिटी होना चाहिए। ये मेरा मत है, किसी का कोई और मत भी हो सकता है, वो अपने मत के अनुसार। और दूसरा, मुझे ऐसा कोई खतरा भी नहीं है तो मेरे पास कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने एस्कॉर्ट आदि नहीं लिया हुआ है। उससे काम मेरा ये भी आसान होता है, मैं गाड़ी में चलता हूँ तो मेरा एक गाड़ी से काम चल जाता है, कहीं रुकता हूँ गेस्ट हाउस होटल में तो मेरा 2 कमरे से काम चल जाता है।
ताम झाम भोकाल लेके चलूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा तो मुझे पैसा लाना पड़ेगा, पैसा मेरे पास है नहीं तो फिर मुझे भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, तो एक बहुत गलत चक्कर में फंस जाऊंगा मैं, इसलिए मैं अपने आप को सर इसी में एक सवाल छोड़ गया कि पुलिस से पॉलिटिक्स वाली जो एंट्री, जो कमिश्नर से राजनीति में आपस वो दूसरा, उसको यूं ना देखें, मतलब अंतरात्मा। आपने जवाब दे दिया कि अब छोड़ दीजिए, या परिवार से कोई आपकी पत्नी जी या नहीं, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि इधर भोकाल ज्यादा है या इधर भोकाल ज्यादा, ये मेरा सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये केवल भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जो नए नेतृत्व को आमंत्रित करती है। वो युवा भी हो सकते हैं, मेरे जैसे 52 वर्ष के व्यक्ति भी हो सकते हैं, और भी ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी विशेषज्ञों को लाती है और सामाजिक विविधता भी मनाती है। मैं अकेला नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश के विधान मंडल दल में भाजपा के 8 ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोगों को जोड़ने के लिए काम करती है, और केवल मैं नहीं, आप देखेंगे कि 8 ऐसे डॉक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में आज। AK शर्मा साहब हैं जो IAS से सेवा निवृत्त होकर के आए हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, PhD हैं। AK शर्मा वही AK शर्मा जो प्राइम मिनिस्टर जो गुजरात के मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल, PMO में जो थे, अभी अपने कैबिनेट मंत्री हैं, बिजली विभाग और शहरी विकास विभाग देख रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड है। अब इसी परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के, मैं नहीं जानता क्यों, पर मेरे ऊपर निगाह पड़ी और मुझे एक सुझाव दिया गया कि आप कन्नौज के रहने वाले हैं, क्यों ना आप कन्नौज से चुनाव लड़ने के बारे में सोचें। एक कारण ये भी था कि भाजपा 26 साल से सफल नहीं हो रही थी कन्नौज में, कुछ समीकरण की वजह से, कुछ और भी कारण होंगे। तो इन दोनों बातों से मेरे सामने एक हल्का सा सुझाव आया, फिर थोड़ा सा धक्का दिया गया। मुझको भी लगा कि ऐसा मौका तो बहुत कम लोगों को मिलता होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और मुझको एक मौका दे रही है। दूसरी तरफ मैं अगर, ये तो मैं आपको आदर्शवादी बात हूँ, दूसरी बिल्कुल गहरी बात बताता हूँ, पुलिस में मैंने 28 साल की सेवा की, मैं कानपुर में पुलिस कमिश्नर था, तो जो पुलिस विभाग में योगदान करने का स्कोप था वो मैं बहुत सारा कर चुका था। आगे और भी पद हो सकते थे, जो बात आपने कही, और भोकाल हो सकता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है ये मौका था और मिला, जनता का विश्वास मिला, सफलता भी मिली, और आज मैं जो कन्नौज की सेवा कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो बहुत छोटा क्षेत्र है, वो तो मैं बड़े क्षेत्र में करता था, लेकिन बहुत गहराई से कर पा रहा हूँ। आज गांव की नालियां क्यों नहीं साफ हैं, गांव के खेतों में छोटा जानवर घूम रहे हैं, उनको पकड़ना है, किसी को इलाज नहीं हो पा रहा है तो उनका इलाज कराना है, ये तत्कालिक समस्या भी हल करनी है, और संस्थागत रूप से सिस्टम को भी सुधारना है, उसके लिए काम करना है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मौका है सर, आपने और इसी मौके के लिए मैं आया हूँ। सर इतने सालों तक आपने पुलिस में सेवा की, कोई सर ऐसी घटना बताइए जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया हो, ऐसी घटना पे आपने सुनवाई की है, कोई ऐसा वाक्य बताइए इसी में जो आपने बहुत तात्कालिक निर्णय लिया और अब उस फैसले को देने के बाद खुश भी हुए, अंतरात्मा में खुशी, और एक होता इमोशनल, ऐसी घटना पे मतलब। जी एक दो मतलब वैसे तो कई घटनाएं, पर जो मेरी अंतिम पोस्टिंग थी कानपुर पुलिस कमिश्नर की, तो मेरे पास एक दिन एक वृद्ध दंपति आए, माताजी एक और दादाजी आए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे और बहू ने मुझे मेरे ही घर से, जो मैंने अपने पैसे से अपने नौकरी में बनाया, जाजमऊ में एक जगह उनका घर था, मुझको निकाल दिया है, और हम लोग घर जाते हैं तो हमें मार के भगा देते हैं वो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, आक्रोश भी आया। मैंने उनके कागज़ देखे तो उनकी बात पूरी तरह सही थी, तो उनको मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधे उनके घर गया। जाके मैंने जांच की तो पाया ये सब बात सही थी, और फिर तुरंत उस दंपत्ति को, चाची जी को उनके घर में प्रवेश कराया। जो बेटा बहू थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मुझे बड़ा संतोष हुआ कि उनको हम राहत पहुंचा पाए। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत सी सेवाओं में ऐसा मौका है, जैसे डॉक्टर के पास मौका होता है, वैसे पुलिस के पास भी मौका है। कोई पीड़ित आता है तो तत्काल मदद करने का अवसर होता है, ऐसा मौका पुलिस में मिलता है। लेकिन अब मैं समाज कल्याण मंत्री हूँ, तो यहाँ भी है, जैसे अब यही दादा दादी की समस्या थी तो मैं उनको घर में तो प्रवेश करा आया, लेकिन अगर उनको पेंशन की आवश्यकता है तो मैं पुलिस कमिश्नर के रूप में पेंशन नहीं दिला सकता था, लेकिन अब उनको पेंशन की व्यवस्था कर सकता हूँ। और ये हमने एक नया अभियान कन्नौज में ही 16,000 वृद्धों की पेंशन हमने बढ़ाई,
जो कि एक रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि कन्नौज में अब मुश्किल से शायद 400-500 लोग बचे होंगे जिनको पेंशन नहीं मिली। चुनाव के बाद मोदी जी ने जो गारंटी ली है कि जिसको पेंशन मिलनी चाहिए, जो पेंशन के हकदार हैं, उनको गारंटी के साथ में हम पेंशन देंगे। एक भी वृद्ध किसी सरकारी अधिकारी की बाधा की वजह से किसी का कार्ड नहीं बना, कोई समस्या नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ में हम सबकी पेंशन दिलाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, जो उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी या पुलिस ऑफिसर रहे हैं, पुलिसकर्मियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब जी, कानून व्यवस्था को लेके? बिल्कुल। मैं बहुत अपने आप को हार्डकोर पुलिस वाला मानता था। वर्दी तो नहीं पहनता हूँ, लेकिन मेरी सोच, मेरे काम करने का तरीका हमेशा पुलिस वाला रहेगा, जो कि मूल रूप से पुलिस का काम है कानून को सख्ती से लागू करना, जो योगी जी ने किया। आज योगी जी की लोकप्रियता बहुत से कारणों से है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? बुलडोजर बाबा। उन्होंने कानून को सख्ती से लागू किया। लेकिन सर, आपने बुलडोजर का नाम ले लिया, इसी में मैं थोड़ा ब्रेक करना चाहूंगा आपको कि बुलडोजर जो आपने शब्द लिया, इसको लेके विपक्ष कहता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो एक मतलब एक जाति या धर्म के लोगों पे हो रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप आंकड़े देख लेंगे, आप व्यवस्था देख लेंगे। बुलडोजर का मतलब क्या है? बुलडोजर का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी जाके चढ़ जाओ। बुलडोजर का मतलब ये है कि इस दृढ़ शक्ति के साथ कानून को लागू करो कि जो माफिया है उसकी कमर टूट जाए। माफिया कौन है? वो अपराधी जिसके एक हाथ में तमंचा है, दूसरे हाथ में नोट की गड्डी है। अभी तक अगर पुलिस केवल काम करती थी तो केवल तमंचे का इलाज कर पाती थी, नोट की गड्डी का इलाज पुलिस के पास नहीं होता था। नोट की गड्डी का इलाज यानी जो धन बल है उसका इलाज मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री जी ने, और किसी मुख्यमंत्री जी ने हाल फिलहाल ऐसा नहीं किया, कल्याण सिंह जी ने किया था जो उसको हम याद करते हैं, लेकिन बुलडोजर बाबा ने तमंचे का भी इलाज कर दिया, नोट की गड्डी का भी इलाज कर दिया। स्पष्ट रूप से कैसे? किसी ने ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा कर रखा है तो वहां बुलडोजर चलाया गया, उसको हटाया गया। किसी ने गलत तरीके से कोई सरकारी जमीन पे मैरिज हॉल बना रखा है, उसका पैसा आता है, उसके पैसे से क्राइम करते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। ये कारण है कि जो विरोधी हैं, जिनमें माफिया शामिल है, वो तो माफिया के पैरोकार हैं, वो तो विरोध करेंगे। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो सुबह घर से निकलता है अपना रिक्शा लेकर के, शाम तक खुश होता है कि आज मैंने 500 रुपये कमा लिए और सोचता है कि कल मैं 600 रुपये कमाऊंगा, ये एक सामान्य व्यक्ति की सोच होती है। उस सामान्य व्यक्ति के साथ मोदी जी और योगी जी खड़े हैं। उसके मन में ये कोई डर नहीं है कि जो मैंने 500 रुपये कमाए, रात को डकैत आएंगे और मुझसे छीन ले जाएंगे, या मेरे बच्चे की पकड़ हो जाएगी और मुझे पैसे वापस ये किसी अपराधी को देने पड़ेंगे। आज याद करिए उत्तर प्रदेश में, अपने कन्नौज में आखिरी बार याद करिए फिरौती के लिए अपहरण कब हुआ था? कोई याद आ रहा है आपको? याद नहीं आएगा ना, कोई याद नहीं आएगा आपको, क्योंकि इस तरह के अपराधों को हम लोग आमूलचूल समाप्त कर चुके हैं। अब जो काम चल रहा है उसमें ऑपरेशन कन्विक्शन के जरिए सजा दिला करके जो अपराध, भाई भाई के झगड़े हैं, जो पति पत्नियों को पीट रहे हैं, ये भी एक अपराध है। माफिया गर्दी को हमने हल कर लिया, व्यावसायिक अपराध जो हैं उसको हमने हल कर लिया। अब इनके ऊपर हम लोग जुटे हैं, जिससे कि कोई हमारी बहन, उसका पति हो चाहे पड़ोसी हो, ना उसके ऊपर हाथ उठाएगा, ना उसके ऊपर आंख उठा के देखेगा। योगी जी अगले चौराहे पे मिलेंगे, उसका इलाज कर देंगे, ऐसी व्यवस्था योगी जी ने दी है। सर, आपने माफिया शब्द लिया तो मेरे दिमाग में अतीक अहमद का नाम आ गया, मुख्तार अंसारी का नाम आ गया। अतीक अहमद का मर्डर, मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से मौत, इन दोनों में बड़ा विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाए, मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने बड़े आरोप लगाए कि अतीक अहमद की हत्या एक प्लानिंग के तहत हुई, मुख्तार अंसारी की ये मतलब एक नेचुरल डेथ नहीं थी। इसको भी पीछे उन्होंने कई कारण और वो सारी, इस पे सर आपका क्या कहना है? जी, मुख्तार अंसारी की मृत्यु जेल में हुई, पूरा मेडिकल उसका किया गया, वो बीमार पहले से थे, उनकी उम्र भी हो चली थी और सभी कुछ प्रमाणित है कि ये एक नेचुरल स्वाभाविक मृत्यु है। और बाकी और भी टेस्ट किए जाते हैं, जो कहा जाता है स्लो पॉइजनिंग, ये वो, तो पॉइजन तो पोस्टमार्टम में निकालना सबसे आसान विषय होता है तकनीकी दृष्टिकोण से, तो कहने को कुछ भी कह सकता है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी बात है कि ये माफिया जो आप एक ज़माने में याद करिए, जीप और जिप्सी के ऊपर हथियार लेकर के बैठा करते थे और हमारी बहन बेटियां डरा करती थी, अब जब ये व्हील चेयर में उतर आए तो उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत संतुष्टि हुई कि जो इनका स्थान था वहाँ पे इनको
योगी जी ने नहीं, ईश्वर ने पहुंचा दिया। और उसके विपरीत दुख की बात यह है, कष्ट की बात यह है कि ऐसे माफिया के जनाजे में फातिया पढ़ने के लिए कौन गया? अखिलेश यादव जी गए वहां पे। इन जो बाबूजी कल्याण सिंह के स्वर्गवास पे शामिल होने नहीं गए अंत्येष्टि में, जबकि आदरणीय मुलायम सिंह जी की अंत्येष्टि में अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री जी भी गए, डिप्टी सीएम भी गए, सब लोग गए, मैं भी गया। और ये मुख्तार अंसारी के पास तो जाते हैं उनके शव को सम्मान देने के लिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी को सम्मान देने की इनको चिंता नहीं हुई। ये इनकी सोच सामने लेके आती है। ये तो कहेंगे ही लोग कि मुख्तार अंसारी की हत्या हुई है, उसको तो कहाँ, कौन सी एविडेंस इस चीज की है? एक बीमारी उनको थी, बीमारी के से मर गए। जीवित रहते तो भी उनको जेल से निकलने की संभावना इस जीवन में नहीं थी, उनको तो ताउम्र अब जेल में रहना था। अतीक अहमद वाला सर सवाल, जो अतीक अहमद, अतीक अहमद का जो सवाल है उसमें दो विषय हैं। एक, गैंग वॉर इन लोग का चल रहा था, ये सबको पता है। गैंग वॉर के तहत जेल से अंदर रहते हुए इसने किस प्रकार की घटनाएं कराई थी। दूसरा विषय जरूर आता है कि पुलिस की प्रक्रिया का, कानून व्यवस्था। हाँ, पुलिस के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी रूप में जानता हूँ मैं, किसी को जब गिरफ्तार करते हैं और उसको जेल भेजते हैं तो उससे पहले हम उसको लेके आते हैं अस्पताल मेडिकल कराने के लिए, फिर उसको ले आते हैं न्यायालय पेश करने के लिए, फिर हम उसको जेल ले जाते हैं। ये प्रक्रिया समान रूप से ठीक चलती रहती है। लेकिन अतीक अहमद जैसे लोग जो गैंग वॉर में इन्वॉल्व हैं, जो जिनके जीवन को खतरा हो सकता है, उसके लिए कुछ ऐसा सोचना होगा कि इनका मेडिकल और न्यायालय में पेशी, ये चीज़ें किस तरीके से ऑनलाइन हो सकती हैं, क्या डॉक्टरों को थाने में बुला करके मेडिकल कराया जा सकता है, जिसको एक्सपोजर बोलते हैं। तो ऐसे खतरनाक अपराधी जब पुलिस की कस्टडी में हैं तो उन कई बार देखिए हम उनको रोड पे लेके निकले हैं, तो अब तो नहीं, बट पहले पिछली सरकारों में गाड़ियों के ऊपर हमले हो जाते थे, पुलिस वाले भी उसमें शहीद हुए, अपराधी भी मारे गए। तो जिस प्रकार ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होता है, ऐसी नई बातें हमें सोचनी होंगी जिससे कि ऐसे खूंखार अपराधियों का एक्सपोजर पब्लिक से कम हो। क्योंकि अब किसी को आप अस्पताल लेके जा रहे हैं, न्यायालय, तो वहाँ पे कोई आप रोक टोक तो कर नहीं सकते। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बीमार लोग भी हैं, तीमारदार भी हैं, कोर्ट में सब लोग घूम रहे हैं, वकील भी हैं। तो इसके ऊपर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, जैसे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सर मैं एक पिछले एक क्वेश्चन में ही जाना चाहूँगा, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल की सर कोई ऐसा वाकया, एक घटना, क्योंकि आप सिक्योरिटी में 22 लोगों की सिक्योरिटी में रहे, और उनकी ऐसी कुछ अच्छी चीज, हाँ, जो आप जी हमारे दर्शकों को बताना चाहें? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सबसे अच्छी बात, और मतलब मैं तो उनका सिक्योरिटी इंचार्ज था, बॉडीगार्ड था, मैं उनका कोई निजी सचिव नहीं था, तो मैं उनके लिए फाइलें नहीं करता था, मैं तो उनकी सिक्योरिटी देखता था। मुझे उनकी सबसे अच्छी और सीखने वाली बात लगती है सबके लिए कि वो समय के बहुत पाबंद थे। और अगर सुबह 9 बजे कहीं निकलना है तो वो 8:45 बजे ही तैयार होकर के बैठ जाते थे। अक्सर हम और अब क्या करते हैं, हमको 9 बजे निकलना है तो हम इस हिसाब से तैयार होते हैं कि 9 बजे ही हम तैयार होंगे। उस बीच में एक फ़ोन आ गया, कुछ हो गया तो हम लेट हो जाते हैं। उनसे मैंने चीज़ सीखी कि करके चलो, जिसकी वजह से किसी भी वीआईपी को, खासकर प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम ये भी होती है, मैं देखता हूँ लेट होना बुरी बात है, लेकिन समय से पहले पहुंच जाना बहुत ही बुरी बात होती है। तो ये बात भी उनके साथ भी हमको ध्यान रखनी पड़ती थी। वो टाइमिंग के, पंक्चुअलिटी के, समयशीलता के बहुत पाबंद थे। मनमोहन सिंह जी बहुत शालीन व्यक्ति हैं, और मैं देखता था कि उनकी एक मारुति 800 गाड़ी थी, वो प्रधानमंत्री आवास में खड़ी रहती थी, कभी कभारी चलती थी, लेकिन उनकी सादगी, उनकी शालीनता की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सर एक सवाल और है, वो आपके परिवार से ही संबंधित है। सर सभी लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? जी जी जी, ये सारे, आपके पिताजी तो खैर डीजीपी रहे तो सभी को पता है, माता जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी, वो पुलिस में थे, और एक पुलिस अधिकारी के रूप में भी वो मेरे आदर्श थे, और एक अच्छे इंसान के रूप में मेरे आदर्श थे। जो कुछ मेरी चुनाव लड़ने की संभावना बनी वो मेरे कार्यों की से नहीं, उनके कार्यों की वजह से बनी। ऐसा मुझे कन्नौज में जब मैं जमीन पर उतरता हूँ तो अनुभव करता हूँ। मेरी माता जी नहीं रही, श्रीमती शशि अरुण जी स्वर्गीय, वो बहुत अच्छी लेखिका थी, सामाजिक कार्य खूब करती थी। हमारे गांव में मेरे माता पिता ने मिलकर एक स्कूल खोला, नॉर्थ स्टार स्कूल,
ध्रुव तारा स्कूल जो पूरे समाज को रास्ता दिखाए, उसको उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। कौन सा गांव था सर? अब खैर नगर हमारा गांव है, ठठिया के पास, तिरवा के पास, कन्नौज में। और अब मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी जो कल्पना थी, उनका जो स्कूल था, हमने तय किया कि मेरे माता पिता की जो भी सेविंग है वो हम अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, हम स्कूल के ऊपर खर्च करेंगे और स्कूल को हम लोग और अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दो बेटे, बड़ा बेटा जॉब कर रहा है चेन्नई में, छोटे ने अभी BA पूरा किया है, वो अलग अलग परीक्षाएं अभी दे रहा है। बड़ा बेटा किसमें सर जॉब कर? बड़ा बेटे ने होटल मैनेजमेंट किया है और वो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में चेन्नई में एक होटल में है। क्या आप चाहेंगे सर आपका बड़ा बेटा राजनीति में आए? आपकी तरह आपने तो पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, क्योंकि वो मेरा बेटा है या छोटा बेटा मेरा है और इस वजह से राजनीति में आए। ये लोकतंत्र की परिभाषा के खिलाफ होगा। वो जो काम कर रहे हैं, दोनों अपना काम अच्छे से करें, 10 साल करें, 20 साल करें, 5 साल करें, और पहले अपने अंदर एक क्षमता लेकर के आए, जिस जमीन की परेशानियों को समझें, लोगों के साथ उठे बैठे, खुद अपने आप को ज़मीन का इंसान पूरी तरीके से बनाएं। उसके बाद में अगर उनकी इच्छा करे तो चुनाव लड़ें और प्रतियोगिता में शामिल हो। उनको इस बात का कोई लाभ ना मिले कि वो मेरे पुत्र हैं, अन्यथा मैं लोकतंत्र के खिलाफ कोई यही बात सर जो आप कह रहे हैं, ये भी सर जस्ट हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी अपने बच्चों के लिए कही एक सभा में कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मेरी बदौलत राजनीति में आए। वो पहले पोस्टर चिपकाएं, बैनर चिपकाएं, फिर अपने मतलब उससे स्तर से आगे। अवश्य, बिल्कुल, मैं आदरणीय गडकरी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँगा। देखिए, मैं यूँ नहीं कहता हूँ मैं परिवारवाद के हम लोग खिलाफ हैं, लेकिन किसी बच्चे पे, चाहे वो मेरे बेटे को, प्रतिबंध नहीं है कि वो राजनीति में, लेकिन मेरी वजह से उनका रास्ता आसान हो जाए और वो शॉर्टकट लेके आ जाए, ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा। तो परिश्रम करिए, अपने अंदर कुछ क्षमता लाइए, और जनता कहे कि हाँ क्षमता है, तब तो ठीक है, अन्यथा ठीक नहीं है। सर एक अंतिम क्वेश्चन, आपकी निगाह में सबसे अच्छा जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है किसका रहा, और अपना राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आशाएं लोगों की पूरी की 10 साल में, और अब जो आशाएं जागृत की 10 साल में, आप देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, आंतरिक सुरक्षा, कश्मीर, आतंकवाद का मुद्दा हो, भगवान श्री राम लला के मंदिर का सदियों से इंतजार हो रहा था, उसको मार्ग प्रशस्त करना हो, करीबी 25 करोड़ लोगों को हम लोग गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। ये बहुत बड़े काम हुए हैं। लेकिन अब बहुत ही बड़ा काम मोदी जी ने हम लोग के लिए इकट्ठा किया है, ले लिया है, संकल्प लिया कि अब हम विकसित भारत बनने वाले हैं। हम अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में, हम जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, फिनलैंड, इन देशों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है, और मोदी जी ने हमेशा बड़ी बड़ी चुनौतियों को लिया है। तो मैं इस बारे में तो कोई संदेह नहीं कि भारत के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले और सबसे बड़ी आशाएं जागृत करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। थैंक यू सर, जनसत्ता संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यात्रा बड़ी अच्छी रही, और यात्रा में मित्र अच्छे मिल जाए तो यात्रा और अच्छी हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे भी सर मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। तमाम सवाल जवाब हुए आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।